न्यूज आप तक पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शाहनवाज आलम। बिहार इलेक्शन को लेकर के जिस तरह से घमासान चल रहा है, सभी पार्टियां अपने अपना दावा करना शुरू कर चुकी है। वही एनडीए का अपना दावा है। दूसरी तरफ जो है महागठबंधन लगातार जो है एनडीए पे यानी सत्ता पे लगातार सत्ता पक्ष पे हमलावर हैं। वही आप कह सकते हैं कि जन स्वराज भी अपना दावा कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। एमआईएम भी कहीं पीछे नहीं है, वो मुसलमानों के बीच में। वैसे भी उन पे आरोप लगते हुए आया है कि एमआईएम जो है मुसलमानों की पार्टी है और भाजपा की बी टीम है, और एमआईएम वहीं से चुनाव लड़ती है जहां मुस्लिम की आबादी ज़्यादा होती है। इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बिहार के पत्रकार, ईटीवी इंडिया के पत्रकार दिलशाद अहमद हैं। क्या कहेंगे जिस तरह से अभी बिहार में चल रहा है, चुनाव से 2 महीना 3 महीना पहले जो वोटर रिवीजन का जो मामला सामने आया, 30 दिन का टाइम दिया गया, क्या संभव है ये? शाहनवाज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपके जो व्यूअर न्यूज़ आप तक के हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपके पेज से जुड़ चुके हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपके व्यूअर इसको सुनेंगे, समझेंगे और कमेंट में सुझाव भी देंगे, अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे। बिहार में इस वक्त की अगर बात की जाए, चुनाव के हिसाब से बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। चुनाव के कुछ महीने पूर्व इलेक्शन कमीशन का इस तरीके का नियम आना यह कहीं से भी सही नहीं माना जाएगा। बाकी राजनीतिक पार्टी और नेता के बारे में आपने जो जिक्र किया उस पर तो हम लोग चर्चा करेंगे ही। पहले हम लोग आ जाते हैं एसआईआर पर, जिसको लेकर विपक्ष की तमाम पार्टियां इलेक्शन कमीशन के इस नियम पर सवाल उठा रही हैं। लेकिन सत्ता पक्ष में बैठे हुए जो नेता हैं और सत्ता पक्ष के जो नेता हैं वे क्यों नहीं सवाल उठा रहे हैं? सवाल यह भी है। बात यह बार बार सामने आ रही है कि 35 लाख से ऊपर वोटर जो हैं इस बार बाहर हो सकते हैं, वोट देने से वंचित रह जाएंगे। तो मैं पूछता हूं कि अगर 35 लाख या उससे ज़्यादा या 35,000 ही वोटर अगर वोटर लिस्ट से बाहर होते हैं किसी भी कारण से, और वो भारतीय हैं, भारत के निवासी हैं, वो अगर वोट देने से वंचित रह जाते हैं, इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या इलेक्शन कमीशन के पास इस प्रश्न का उत्तर है? मैं अपनी बात कर रहा हूं। अभी हम लोग दिल्ली में बैठकर इंटरव्यू कर रहे हैं आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से। शाहनवाज भाई, अगर वक्त मान लीजिए कि 25 तक है और मैं दिल्ली से वापस घर नहीं जाता हूं, सभी डॉक्यूमेंट रेडी करके मैं डॉक्यूमेंट बीएलओ के हवाले या विभाग के हवाले सबमिट नहीं करता हूं, तो मेरा भी वोटर लिस्ट में नाम नहीं आएगा। तो मैं इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहता हूं, बिहार सरकार से पूछना चाहता हूं, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से भी पूछना चाहता हूं कि 2005 विधानसभा चुनाव में भी मेरा नाम है, मैंने अपने मतदान का प्रयोग किया है। उसके बाद अगला 10 का जो विधानसभा आया उसमें भी मैंने अपने मतदान का प्रयोग किया है। जब लोकसभा आया, हम 14 की बात, हम 9 की बात करें, हम 14 की बात करें, हम 19 की बात करें, हम 24 की बात करें, सभी लोकसभा वोटर लिस्ट में मेरा नाम है। एक त्रिस्तरीय पंचायत होता है जो प्रधानी का होता है, जिला परिषद का होता है, वार्ड मेंबर सदस्य का होता है, उसमें मेरा नाम है। मैं वहाँ भी अपने मतदान का प्रयोग किया है। एक पैक्स अध्यक्ष का चुनाव होता है, पैक्स से रिलेटेड, वहाँ भी मेरा नाम है। और मैं नहीं जाता हूँ किसी कारण से, तो मैं वोट देने से वंचित रह जाऊंगा और मेरा नाम नहीं आएगा, तो इसका जिम्मेदार कौन है? इलेक्शन कमीशन के पास इसका क्या विकल्प है? लेकिन चुनाव आयोग के पास अधिकार तो है कि वोटर लिस्ट का रिवीजन करे। ये जानना जरूरी है कि एक वोटर का नाम जो है अलग अलग स्टेट में 2-3 जगह ना हो, जानना तो देखिए उसका अधिकार तो है। इलेक्शन कमीशन का अधिकार है, लेकिन टाइमिंग का जो सवाल उठ रहा है, यह इलेक्शन कमीशन पर सवाल जो उठ रहा है टाइमिंग को लेकर, यह सवाल सही उठ रहा है। इलेक्शन कमीशन के पास जो पूर्व में अधिकार था वो भी आज है। वो अधिकार का प्रयोग इलेक्शन कमीशन करे, किसके लिए करे? सही काम के लिए करे। अब मैं कहता हूं कि मैं किसके लिए कर रही नहीं, अभी मैं कह रहा हूं, पहले क्या होता था, इलेक्शन कमीशन से चुनाव से पहले, किसी भी चुनाव, लोकसभा, विधानसभा या त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले रिवीजन का जो तरीका होता था, बीएलओ है या जो बहाल जिनको किया जाता था, उनका काम चलता था कि जो मतदाता मर चुके हैं, जिनका देहांत हो चुका है और वोटर लिस्ट में नाम है, उनका वोटर लिस्ट से नाम डिलीट कर देना है। जो युवा 18 वर्ष के हो चुके हैं
और उनका नाम मतदाता सूची में नहीं है, उनका नाम जोड़ना है। और इसके लिए इलेक्शन कमीशन द्वारा अभियान चलाया जाता था कि कोई मतदाता छूटे नहीं, जो 18 वर्ष के हो गए हैं उनका नाम आ जाए और अपने मतदान का प्रयोग करें चुनाव मतदान के दिन। लेकिन इस बार हम लोग जो चीज देख रहे हैं और जिस तरीके से डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, क्या यह संभव है कि यह इस प्रकार का डॉक्यूमेंट सभी लोगों के पास है? मैं ये चीज कहता हूं कि जिनके पास रहने के लिए अपनी जमीन नहीं है, वो कहां से डॉक्यूमेंट देंगे और कौन सी डॉक्यूमेंट देंगे? जिनके बच्चे आज तक पढ़ाई से वंचित रहे, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी कम्युनिटी से क्यों नहीं आते हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, ओबाई, यानी जो भी है, अगर उनके डॉक्यूमेंट नहीं है, उनके लिए इलेक्शन कमीशन के पास क्या विकल्प है? या जो लोग नहीं जानते हैं कि 2003 में हमारे फादर का नाम कैसे निकाला जाएगा, उनके लिए क्या विकल्प है इलेक्शन कमीशन के पास? एक मिनट, मेरा ये कहना है कि जैसे पहले होता था रिवीजन रिवाइज होता था उसका, उस तरीके से अगर इलेक्शन कमीशन करे कि जो मर गए हैं उनका नाम डिलीट कर दीजिए, और जो 18 वर्ष के हो गए हैं, जो भारतीय हैं, जो दशकों सदियों से वहां निवास स्थान कर रहे हैं, उनका पैतृक गांव है, तो बीएलओ तो आस ही पास के ना होते हैं जी, तो उनको तो जानकारी है, तो उनको चिन्हित करके बताना चाहिए कि ये फलना, अगर मेरा नाम दिलशाद अहमद है, मैं महात्मा गांधी के कर्मभूमि पश्चिमी चंपारण का रहने वाला हूं, मेरे घर का सूची तो पहले से रिकॉर्ड है, मेरे पिताजी का नाम पहले से तो रिकॉर्ड है, मेरा वोटर लिस्ट में पहले से रिकॉर्ड है, तो कोई जरूरी है कि अगर इस बार हम किसी कारण से फॉर्म नहीं भरते हैं, नहीं चाहते हैं, तो मेरा नाम नहीं आएगा, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप उन लोगों के बारे में सोचिए। मैं बिहार के नेताओं से कहना चाहता हूं, विशेषकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं से, विपक्ष के तो लोग आवाज उठा रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन से भी मेरी अपील है कि इलेक्शन कमीशन उन लोगों के बारे में सोचे कि बिहार की बहुत ज्यादा आबादी और उसमें युवा पीढ़ी बिहार से दूसरे राज्य में जाकर काम करती है। जब वो बच्चे काम करते हैं, यहाँ कमाते हैं, घर पर पैसा भेजते हैं, तो उनका रोजी रोटी चलता है। अगर मैं दिल्ली से जाऊंगा, जाने का खर्च, फिर आऊंगा तो आने का खर्च, फिर एक बार जाऊंगा तो जाने का खर्च, तो हमारी व्यवस्था किसी तरह से चल जाएगी। लेकिन जो कमाने के लिए गए, जिनकी व्यवस्था नहीं है, वो कैसे जाएंगे, वो कैसे आएंगे? जो विदेश में है उसके लिए क्या विकल्प है? तो बीएलओ तो पहले से जानते हैं ना। अब बात बार बार उठ रही है कि भाई कोई रोहिंग्या है तो कोई बांग्लादेशी है, तो अगर पहले से वोटर लिस्ट में किसी का नाम आ गया तो ये गलती किसने किया? इसकी जवाबदेही किसकी है? ये जिम्मेदारी किसकी है? जाने माने पत्रकार है अजीत अंजुम, उन पे भी एफआईआर हुआ, आपने देखा होगा उनकी रिपोर्ट, अगर आपने देखा होगा तो वो रिपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें उनके वीडियो में सारा साफ साफ दिख रहा है कि भाजपा नेता भी, कई वीडियो में उन्होंने दिखाया कि भाजपा महिला जो नेता जो है उसमें फॉर्म फिलअप कर रही है बीएलओ के साथ बैठ करके। ये किस तरह का काम हो रहा है वहाँ पे? यहाँ तक कि बीएलओ जो है लगातार जो है जितने भी वोटर्स फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उनका साइन भी वो खुद कर रहे हैं, कि रिकॉर्ड उन्होंने करके दिखाया है। तो इस तरह का जो एक फॉर्म भरना, फिलअप करना, तो ये कहाँ से लग रहा है कि ये आप जेन्युइन तरीके से काम कर रहे हैं? तो इस तरह इससे तो चुनाव आयोग पे भी तो सवाल उठता है, कहीं ना कहीं संदेह में के घेरे में चुनाव आयोग भी आता है। देखिए, अजीत अंजुम जी जो ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाए और तथ्यों में सच्चाई है, और सच्चाई दिखाने वाले पर एफआईआर होना, यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। हम जिस चौथे स्तंभ की बात करते हैं, उस चौथे स्तंभ पर प्रहार है, और चौथे स्तंभ से जो लोग भी जुड़े हुए हैं जिस भी मीडिया हाउस से, उनको चाहिए कि आवाज़ उठाएं कि चौथे स्तंभ के लोग जहां काम कर रहे हैं, निष्पक्ष तरीके से, सही तरीके से अगर सच्चाई दिखा रहे हैं, तो उन पर एफआईआर जो की जा रही है, ये क्यों की जा रही है? मामला अगर इस तरह का है तो कोर्ट में भी जाना चाहिए, न्यायालय है, न्यायालय से इंसाफ मिलने की भी बात होनी चाहिए। और जो एफआईआर किया जा रहा है इस तरीके से सच्चाई दिखाने पर, ये एफआईआर नहीं होनी चाहिए। जब तक कोई ग्राउंड रिपोर्टिंग सही तरीके से दिखाएगा नहीं, तब तक इलेक्शन कमीशन को भी कैसे पता चलेगा कि जिन लोगों को बहाल किया गया है क्या वह निष्पक्ष तरीके से काम कर रहे हैं,
अकॉर्डिंग टू रूल रेगुलेशन काम कर रहे हैं कि नहीं, या ऐसे ही कोरम पूरा कर रहे हैं। तो 1 महीने के समय में निष्पक्ष तरीके से तो काम होगा नहीं। अगर किसी तरह खानापूर्ति करनी है तो वे लोग जैसे तैसे काम कर रहे हैं, और कोई भी बीएलओ हो, तभी तो देखने या को मिला कोई कि भी लोग खुद फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, अगर खुद भी sign कर इस रहे तरह हैं। की बात आ रही है, अगर कोई बीएलओ किसी का फॉर्म पर साइन कर रहा है तो वो भी दोषी है, उस पर भी एफआईआर होनी चाहिए और उस पर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं फिर कहूँगा कि बिहार के लोगों पर ये प्रहार है, बिहार के मतदाताओं को उनके मत प्रयोग करने से वंचित जो किया जा रहा है, यह बहुत ही गलत बात है। और बाकी अलग की जो बातें आ रही हैं उस पर हम लोग अलग से ज़रूर बात करेंगे। मैं फिर कहूँगा इलेक्शन कमीशन को कि इलेक्शन कमीशन इस पर विचार करे। आप एक चीज़ समझिए, बात आधार कार्ड की भी हो रही है, उसके बाद राशन कार्ड की भी हो रही है, उसके बाद जो मजदूर कार्ड जो बात है मनरेगा उसकी भी बात हो रही है। तो अगर कुछ ऐसे आधार कार्ड को आप मान्यता नहीं दे रहे हैं, राशन कार्ड को मान्यता नहीं दे रहे हैं, अगर आप मजदूर कार्ड की मान्यता नहीं दे रहे हैं, या और भी कोई पहचान है उसकी मान्यता नहीं दे रहे हैं, तो मैक्सिमम ये कार्ड जो है, जब आधार कार्ड बनना शुरू हुआ तो आधार कार्ड के वेरिफिकेशन के बाद बहुत सारा बनना शुरू हो गया। देखिए अभी आप रोकना चाहेंगे, हाँ। जब आप बैंक में अकाउंट के लिए यानी खाता खुलवाने जाते हैं, हाँ, तो वहाँ पे पैन कार्ड मैंडेटरी होता है, आधार कार्ड मांगा जाता है। पासपोर्ट बनाएंगे, वो छोटा डॉक्यूमेंट्स नहीं, देश का बड़ा डॉक्यूमेंट्स है। पासपोर्ट बनाते हैं तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आई कार्ड या राशन कार्ड देने से वो बन जाता है। अब चुनाव आयोग कहता है कि पासपोर्ट मान्य है, आधार कार्ड मान्य नहीं है, जिसको देकर आप जबकि बनवाएंगे। आधार कार्ड से ही वो बना है जी, वही मैं कह रहा हूं कि मेरे पास पासपोर्ट भी है, मेरे पास आधार कार्ड भी है, मेरे पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट भी है जिसमें जन्म तिथि की जो बात हो रही है, मेरे पास पैन कार्ड भी है, मैक्सिमम डॉक्यूमेंट मेरे पास है, लेकिन सब कहाँ है? घर पर है। नहीं, एक मिनट, आधार कार्ड से आप आवासीय बना सकते हैं, तो आवासीय वैलिड है। बिल्कुल। आधार कार्ड इनवैलिड हो जाता है। वही चीज है। तो और मेरे पास ये सब कुछ है, लेकिन सब कहाँ है? घर पर है। और मैं कहाँ हूँ? दिल्ली में हूँ। अगर कुछ लोग कह रहे हैं ऑनलाइन फॉर्म भर दीजिए, तो हमको जाना पड़ेगा ना डॉक्यूमेंट लेने के लिए घर भाई, तो खर्चा लगेगा ना। ये खर्चा कौन देगा? तो इलेक्शन कमीशन को कुछ ऐसा सिस्टम निकालना चाहिए कि उसके बीएलओ ही पहचान कर लें कि ये यहाँ के अस्थाई निवासी हैं कि नहीं हैं, तो कब से हैं, तो सभी समस्याओं का जो है समाधान हो जाएगा। बहरहाल इसका मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में है, सबको मालूम है, अगली सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी जो कुछ भी कहा है ये सबको मालूम है। मुझे लग रहा है कि बिहार के लोगों के साथ उनके साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है और ये जो खेल चल रहा है, इसमें लोगों को जरूर इंसाफ मिलेगा। बस थोड़ा सा वक्त का इंतजार करना है। मैं एक ही सवाल करूंगा इलेक्शन कमीशन से कि अगर कोई बिहार का अस्थाई निवासी है जिसके पूर्वज सैकड़ों बरस से रहे हैं और आज उसके लोग वहां पर हैं, जिसको खून बोलते हैं, नाती पोता, अगर वो वोट देने से वंचित रह जाता, अगर मतदाता सूची में उसका नाम नहीं आता है, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? इलेक्शन कमीशन या बीएलओ या कोई और? ये तय होना चाहिए। जो गलत लोग हैं उनको निकालिए, उनको हटाइए। कौन बोल रहा है कि उनको आप रखिए भाई? लेकिन अगर कोई वंचित रह जाता है मत अधिकार से, अगर वो आवाज उठाएगा तो सब अपना अपना पल्लू झाड़ लेगा। ये तो अक्सर आपने देखा होगा। मैं अपनी बात एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूं कि 5 में भी मेरा था, आगे भी है, लास्ट चुनाव जो लोकसभा है उसमें भी मेरा नाम है वोटर लिस्ट में। और मैं इस बार अगर फॉर्म मान लीजिए किसी कारण से मैं नहीं भरा और वीएलओ को जानकारी नहीं मिली या चाहे ये सब चीज सही तरीके से नहीं हुआ, तो मेरा नाम वोटर लिस्ट में नहीं आया, और मान लीजिए मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना है तो मेरा नॉमिनेशन नहीं होगा, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? पहले से प्रक्रिया अपनाइए ना। जो मर गए उनको डिलीट कीजिए। पे बात कर लेते हैं कि बिहार में जिस तरह से बेरोजगारी है, वहाँ बिहार एक जो है लेबर सप्लाई स्टेट है। वहाँ से जो बिहार जो है, बहुत सारे बिहारी हैं, बिहार के वासी जो हैं अदर स्टेट में जाते हैं काम करने के लिए, रोजगार के लिए, क्योंकि वहाँ रोजगार नहीं है, वहाँ क्राइम भी ज़्यादा है। आपने अभी भी देखा होगा कि पटना के पारस हॉस्पिटल में आप देख सकते हैं किस तरह से आईसीयू में घुस करके 5 अपराधी उसको मार करके आसानी से निकल जाता है। वहाँ पे कोई एक भी लोग नहीं होते हैं, एक भी
सफाई कर्मी हो या अस्पताल कर्मी, एक भी नहीं दिखा उस सीसीटीवी कैमरा में। तो दिन ब दिन जो है कहीं ना कहीं एनडीए सरकार जो है दावा करती है कि हमने जो है ज़ीरो टॉलरेंस पे काम किया है, हम लगातार कर रहे हैं, क्राइम कम लेवल जो है बहुत कम होते जा रहा है। लेकिन ये तो क्राइम जो है एनडीए की सरकार है, तो सवाल तो उठता है ना, तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? लगातार जो क्राइम बढ़ रहा है, इसके खिलाफ जो है कौन आंदोलन करेगा? कैसे संकुच पाया जाएगा इस पे? देखिए, अच्छे काम का जो क्रेडिट लेते हैं तो गलत काम होगा तो उन्हीं के ऊपर धब्बा लगेगा और जवाब उनको देना है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, जिनको सुशासन बाबू कहा जाता है, लेकिन अब बिहार में सुशासन दिखाई नहीं दे रहा है और क्राइम का ग्राफ जो है बढ़ गया है। और ऐसे में उनके पार्टी के नेताओं का भी उटपटांग स्टेटमेंट आ रहा है, पुलिस के अधिकारी का भी एक स्टेटमेंट आया है जिसको सब लोग आप लोग देख रहे हैं। तो ये क्राइम कंट्रोल करना सत्ता में जो बैठे हुए हैं उनकी जिम्मेदारी है कि क्राइम को कंट्रोल करें। अब नीतीश जी की बात पहले जैसे नहीं है, उनका कार्यकाल जो फर्स्ट टाइम था काबिले तारीफ था, पूरी दुनिया में एक चर्चा हुआ नीतीश जी का। नहीं, उनका पहला 10 साल काफी अच्छा रहा। हाँ, नहीं 10 साल नहीं, 10 साल विकास करा, 5 साल काफी बेहतरीन रहा और फिर रिटर्न किए तो 2.5 साल काफी अच्छा रहा। उसके बाद फिर उनका हर तरीके का ग्राफ जो है गिरता गया और ये ग्राफ जो है कंटिन्यू गिर रहा है। बिहार में वाकई में लोग अब तो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं कि बिहार में डर लगता है, और लोगों को डर कैसे नहीं लगे? पुलिस थाना से कुछ कदम की दूरी पर अगर किसी बिजनेसमैन की गोली मारकर कोई हत्या कर दे तो लोग कैसे नहीं डरेंगे? लेकिन इस पे तो एडीजी ने कहा है अभी कि किसान करते हैं। सुनिए, किसान आईसीयू में अगर कोई पेशेंट है वो क्रिमिनल ही क्यों नहीं है, कोई बड़ा अपराधी ही क्यों नहीं है, अगर वो आईसीयू में है, उसका इलाज हो रहा है और पटना के जाने माने हॉस्पिटल पारस का एक अलग अपना स्टेटस है, नाम है, वहाँ अपराधी आराम से आते हैं, गोली मारते हैं, आराम से निकल जाते हैं और पकड़े भी नहीं जाते हैं। ऊपर से नेताओं का, सत्ता में बैठे हुए नेताओं का कुछ स्टेटमेंट आता है, पुलिस के अधिकारियों का उस तरह का स्टेटमेंट आला, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। पुलिस के अधिकारियों को चाहिए कि संयम से जो स्टेटमेंट है उस तरीके से दे रहे। अब किसान का नाम उसमें ले लेना और इस महीने का नाम ले लेना, आम का सीजन आपने सुना होगा कि आम का सीजन आता है, गर्मी का सीजन आता है, हाँ, ठंड का सीजन में अब यह हत्या का सीजन भी आ गया और किसान के पास कोई काम नहीं है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। हाँ, किसान का ये अपमान है। किसान हमारे देश के जब अनाज उगाते हैं तो मैं भी खाता हूँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खाते हैं, हमारे देश के राष्ट्रपति भी खाती हैं। एक यानी जमीनी जो ग्राउंड टू अर्थ है, जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है वो भी उसी अनाज को खाता है, और जो व्यक्ति हवाई जहाज में उड़ता है उसी अनाज को खाता है। और किसानों के नाम लेकर इस तरह का स्टेटमेंट देना, मुझे लगता है कि एक अच्छे पुलिस पदाधिकारी की ये पहचान नहीं है। पुलिस, हाँ, तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि जो 20 साल में नहीं हुआ है वो हम 20 महीने में कर दिखाएंगे। उन्होंने जो है बिजली फ्री देने का, 200 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा कर रहे हैं, युवा आयोग बनाने का दावा कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है उसको देखते हुए, जो ऐसे दिल्ली में जब केजरीवाल की सरकार थी, आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तो नीतीश कुमार भी विधानसभा में कहते थे कि फ्री में नहीं होना चाहिए, फ्री में बिजली नहीं देना चाहिए, हम तो सब सस्ते दर पे दे रहे हैं, तो फ्री किस चीज़ का। लेकिन आज जो है नीतीश कुमार भी ऐलान किया है, यानी सत्ता पक्ष की तरफ से, इंडिया की तरफ से ऐलान हुआ है कि अगस्त के महीने से 125 यूनिट जो है बिजली फ्री दी जाएगी। तो कहते हैं कि हम बिजली फ्री नहीं दे रहे हैं, ये सब्सिडी होगा। तो आप कहीं ना कहीं माफ़ कर रहे हैं, तो फ्री तो हुआ। देखिए, ये राजनीतिक पार्टी के नेताओं का जो तरीका है, जब चुनावी सीजन आता है तो जनता को बरगलाने, गुमराह करने की ऐसे वादे करते हैं। नीतीश जी इतने सालों से बिहार के सत्ता में बैठे हुए हैं, 20 साल उनका कंप्लीट होने वाला है। उन्होंने हर बार कहा है कि फ्री किस बात की, सस्ते दर में दे रहे हैं। तो ऐसी कौन सी लाचारी, ऐसी कौन सी मजबूरी, या कौन लोग हैं जो उन पर दबाव दे रहे हैं
और उस दबाव के चक्कर में 125 यूनिट बिजली फ्री की बात हो रही है। बिहार का मैं रहने वाला हूँ, बिहार का निवासी हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ, पत्रकारिता करने की कोशिश करता हूँ। हमारे क्षेत्र की जनता विद्युत विभाग से बहुत त्रस्त है, बहुत परेशान है। बिजली बिल जो है बहुत ज़्यादा आ रहा है और बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं वो मनमानी कर रहे हैं। ऐसे बहुत बार हुआ है। तो पहले फ्री देने की जो बात है, उससे पहले जो विद्युत विभाग की व्यवस्था में जो गड़बड़ी है, कहीं करप्शन है, नीतीश जी उसको सुधारें, लोगों को राहत पहले ही मिल जाएगी। तो ये चुनावी एक जुमला होता है, लुभावने होते हैं। जो बात हुई थी पहले हम लोग सुनते हैं कि सबके खाते में 15 करोड़ आ जाएंगे, लेकिन आया क्या? बाद में अमित शाह जी ने क्या कह दिया कि ये तो चुनावी जुमला है। तो अब जनता को सोचना है कि बहकावे में आना है या अपने मत का प्रयोग एक अच्छे प्रत्याशी के लिए करना है, चाहे वो जिस भी पार्टी से आया हो, दलीय हो या निर्दलीय हो। ये जनता को सोचने की जरूरत है और नीतीश जी को विद्युत विभाग में गड़बड़ी है, उस पर कड़ाई करके सुधार करने की जरूरत है। बाकी फ्री की जो बात है, तो जब वो खुद फ्री के विरोध में थे, तो आज ऐसी कौन सी मजबूरी है कि फ्री नीतीश जी चिल्ला रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार ये भी तो वादा कर रहे हैं कि बिहार के युवा के लिए अगले 5 साल में 2025 से 30 के बीच में 1 करोड़ नौकरियां देंगे। तो ये तो एक सुनहरा मतलब मौका होगा वहाँ के युवाओं के लिए, कहीं ना कहीं बेरोजगारी को दूर करने में एक काफ़ी बड़ा मतलब अहम रोल अदा करेगा ये। नहीं, मैं साफ तौर पर नीतीश जी के इस वादे को खारिज करता हूँ और उसके पीछे कारण यह है कि उनका अब 20 साल सीएम रहने का कार्यकाल जो है पूरा होने वाला है। 20 साल में जो व्यक्ति 20 लाख नौकरी नहीं दे पाया, वो कैसे 1 करोड़ देगा? हमारे यहाँ तो फैक्ट्री लगवाए नहीं, हमारे यहाँ तो उद्योग लगा नहीं, हमारे यहाँ बड़े पूंजीपति आकर वहाँ पर अपना बिजनेस तो शुरू किए नहीं। और ये जो क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है, कोई जाना भी चाह रहा है तो क्राइम का डर देखकर कोई नहीं जा रहा है। नीतीश जी पहले कहते थे, नीतीश जी का मैं खुद पहले फैन था, मैं खुद उनकी बहुत तारीफ करता था। वो कहते थे कि क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से कोई समझौता नहीं। लेकिन आज तो लग रहा है कि जिस बात को वो कहते थे उसी से वो समझौता कर लिए हैं। क्राइम बढ़ ही रहा है, करप्शन का कोई हद ही नहीं है और छोटे मोटे से लेकर बड़े बड़े आपसी फसाद, विवाद, आपसी तनाव, भाईचारे के बीच खाई उत्पन्न तो हो ही रही है। तो नीतीश जी के कथनी और करनी में पहले से बहुत फर्क आ चुका है। नीतीश जी पहले बहुत अच्छे थे, सुशासन बाबू थे, विकास पुरुष थे, लेकिन अब नहीं है। मैं नीतीश जी की क्या बात करूं? जब 3 तलाक का मैटर आया तो भी उन्होंने वोट कर दिया 3 तलाक बिल के समर्थन में। CNRC के आया तो भी उन्होंने कर दिया। अभी हमारे मस्जिद और मदरसों पर बात जो आ रही है, वक्फ बिल की जो बात आ रही है, उस पर भी उन्होंने वोट कर दिया। और नीतीश कुमार के पार्टी में मुस्लिम नेता, सांसद हो, चाहे कोई मंत्री हो, विधायक हो, MLC हो, बैठकर मलाई खा रहे हैं। यहाँ मुसलमान जो है सड़क पर धूप में आंदोलन कर रहा है अपनी मस्जिदें और अपनी कब्रिस्तान और अपने ईदगाह को बचाने के लिए। मुसलमानों पर आफत आएगी तो मुसलमान बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन शरीयत पर अगर आफत आएगी, शरीयत पर कोई उंगली उठाएगा, शरीयत बदलने की कोई कोशिश करेगा, मुसलमान क्या इसे कोई बर्दाश्त कर सकता है? मैं साफ तौर पर उन नेताओं से पूछना चाहता हूं, उन मंत्रियों से पूछना चाहता हूं कि किसी के नेता को, किसी नेता के फैमिली वालों को अगर कोई अपशब्द कह दे तो कितना बुरा लगता है। और हमारे मजहब के बारे में अगर इस तरह कोई कह रहा है तो हम बर्दाश्त करेंगे, और करेंगे तो कब तक करेंगे? लेकिन ये आप भी जानते होंगे कि बिहार में बिहार के मुस्लिमों के लिए अगर किसी ने काम किया सबसे ज़्यादा तो वो नीतीश कुमार है। देखिए, मैं फिर कहूँगा, 5 साल का मैंने तारीफ किया ना, मैंने बोला ना आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से, न्यूज़ अपडेट के न्यूज़ आप तक के माध्यम से, कि शाहनवाज भी मैंने बोला कि मैं नीतीश जी का खुद फैन था। चूँकि नीतीश जी का नियत और जो नीति थी पहले, उसमें फ़र्क नहीं था। उनका सिद्धांत बड़ा साफ और सीधा था, लेकिन आज नहीं है। तो आज नहीं है तो मैं ये बात कह रहा हूँ ना, जब नीतीश जी आए थे तो उस समय TET का जो बहाली हुआ था, बंगला, उर्दू, हर कम्युनिटी, हर जाति मजहब को मिलाकर जो वैकेंसियाँ थी उन्होंने निकाला था। लोग रोजगार भी मिला, उनके कार्यकाल में नौकरी भी मिली, इससे इनकार नहीं किया जा रहा है। लेकिन आप खुद सोचिए कि हमारे सर पर आप माला पहनाइए
पगड़ी पहनाइए और हमारी बुनियाद जो पैर है जिसे चलते हैं उसे काटिएगा, तो हम आपको सही कहेंगे? नहीं कहेंगे। आपने 3 तलाक का समर्थन किया, CNRC का किया, आंदोलन हुआ, विरोध हुआ, खैर चलिए वो मामला आया गया, लेकिन आज जो वक्फ बिल का मामला है इसे कोई बर्दाश्त कैसे करेगा? हाँ, वक्फ बोर्ड में अगर कहीं गड़बड़ी है तो सुधारिए ना, कौन मना कर रहा है कि मत सुधारिए? जो खराब लोग हैं, वहाँ जो करप्शन करने वाले हैं उनको पकड़िए ना, उनको सजा दीजिए ना। इसमें तो पहले से सत्ता पक्ष तो यही दावा कर रहे हैं ना। इसमें तो पहले से ही वक्फ बोर्ड में नोडल पदाधिकारी एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का ऑफिसर हैं। तो एक नए तरीके का तरमीम और कानून बनाकर आखिर ये करना क्या चाहते हैं? मुसलमानों को परेशान करने के सिवा इन लोगों के पास कोई काम नहीं है। ये लोग समझते हैं कि मुसलमान को परेशान करेंगे तो हिंदू भाई यूनाइट होंगे और हमारी सरकार जो है बनती जाएगी। लेकिन इनको लोकसभा 24 से सबक लेना चाहिए कि लोकसभा 24 में क्या हश्र हुआ है। हिंदू भाई भी बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार हैं, वो भी सरकार की नीति और नियत को समझ चुके हैं। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी लेटर लिखा था, महागठबंधन में वो शामिल होना चाहते हैं। तो क्या लग रहा है कि महागठबंधन में इस बार वो शामिल हो सकते हैं? मतलब वो भी एक महागठबंधन के एक दल होंगे, क्या लग रहा है इस बार? देखिए, ये कांग्रेस के नेता, ये राजद के नेता, इसके अलावा और भी सब पार्टियां हैं। इन पार्टियों के नेता जिनके पास कोई काम नहीं रहता है, अपनी कोई औकात और हैसियत नहीं रहती है, कोई बाप दादा के नाम पर उछल रहा है, कोई किसी के नाम पर उछल रहा है, वैसे लोग अगर असदुद्दीन ओवैसी के बारे में अनाप शनाप बोलते हैं तो लोग उन लोगों की बातों को वैल्यू भी नहीं करते हैं। बी टीम बोलता है लोग, लेकिन बोलने वालों को सबसे पहले AIMIM का, असदुद्दीन ओवैसी जी का और उनके फैमिली बैकग्राउंड जो है उनके पिताजी का, फादर का, उसके बारे में जानना और पढ़ना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इन लोग समझ में आएगी। लेकिन ये 4 दिन से राजनीति जो लोग कर रहे हैं, कहीं कुछ मिल गया मलाई खा रहे हैं, वो लोग बोलते हैं। असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के नेता, चाहे बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब हों या असदुद्दीन ओवैसी साहब जो AIMIM के चीफ हैं, इन लोगों की बहुत कोशिश रही कि इंडिया गठबंधन, महागठबंधन में शामिल किया जाए, ताकि जो मिशन है महागठबंधन का, इंडिया गठबंधन का, ये लोग जो बात करते हैं कि भाजपा को हराना है, तो कैसे हराइएगा? असदुद्दीन ओवैसी को गलिया कर, MIM को अलग करके। अभी अखिलेश सिंह का क्या स्टेटमेंट आया है? यानी गठबंधन में मुस्लिम पार्टी नहीं चाहिए, असदुद्दीन ओवैसी नहीं चाहिए, लेकिन मुस्लिम का वोट चाहिए। वही चीज कर रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी को गाली दे के ये मुसलमानों का वोट लेना चाहते हैं। अभी अखिलेश सिंह कांग्रेस के जो बिहार प्रदेश अध्यक्ष थे, उनका क्या स्टेटमेंट आया है? ऐसे स्टेटमेंट देंगे लोग तो कांग्रेस को मुसलमान वोट देगा? कभी नहीं देगा। ये मैं फील्ड में रहता हूँ, लोगों की बात मैं नफ्स समझता हूँ, ये कह रहा हूँ। 3 तलाक का मामला है तो आवाज उठाए, विरोध करें असदुद्दीन ओवैसी। CNRC का मामला है तो विरोध कौन करे? असदुद्दीन ओवैसी। वक्फ बोर्ड का मामला है तो कौन विरोध करे? असदुद्दीन ओवैसी। और वोट चाहिए लालू जी के बेटा तेजस्वी जी को, कांग्रेस के नेताओं को। हमारे ये मुस्लिम वोटर्स खुद उनको वोट दे रहे हैं। नहीं, मुस्लिम वोटर्स चाहते हैं कि कभी भी कोई मुद्दा हो तो उसके लिए आवाज उठाए, आवाज बने असदुद्दीन ओवैसी। अब वो खुद वोट देते हैं। देखिए, हम बता रहे हैं, इन राजनीतिक पार्टियों में RJD हो, कांग्रेस हो, या इसके अलावा इनके पार्टी में जो गठबंधन के कुछ ऐसे नेता हैं जो ये मुस्लिम बस्तियों में जाकर गुमराह करते हैं ना, तो लोग थोड़ा बहक जाते हैं। लेकिन अब लोग समझदार हो चुके हैं, बहकेंगे नहीं। चाहे सत्ता किसी की भी आए, जो हमारी हक की बात करेगा, जो इंसाफ की बात करेगा, जो सही बात करेगा, उसी के साथ इस बार बिहार के लोग जाने वाले हैं। सरकार किसकी बनेगी, नहीं बनेगी, इसकी चिंता मुझे लग रहा है कि इस बार बिहार की जनता नहीं करने वाली है। बिहार की जनता का निर्णय जो होगा वो इस बार सही होगा। और कांग्रेस के नेताओं को थोड़ा संभल के स्टेटमेंट देने की जरूरत है। यानी कि बिहार में इस बार जो है ओवैसी के साथ मुसलमान जाने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं जाएंगे भाई?
हमको बताइए ना, क्यों नहीं जाएंगे? अगर वो गठबंधन में आप शामिल एक नहीं चीज हुए, सुनिए। गठबंधन एक के अगर मैं वो बता दे रहा हूं, दल नहीं लोग नहीं रहेंगे जानते हैं, और सुनिए। वो काफी मतलब अगर उनका काफी सीट आ गया और भाजपा एनडीए की सरकार फिर से रिपीट करते, फिर से आरोप लगेगा कि कहीं ना कहीं वो बी टीम थे और वोट काटने का काम किया। आप गठबंधन में सीट देंगे नहीं, राजनीतिक पार्टी है तो चुनाव नहीं लड़ेगा, तो राजनीतिक पार्टी किस बात की है? राजनीतिक पार्टी का काम क्या है? चुनाव लड़ना, चुनाव में जाना, हारना जीतना दूसरी बात होती है। तो आप सीट देंगे नहीं और अगला चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है, तो आप कह रहे हैं वोट कटवा है। जहां असदुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएम चुनाव नहीं लड़ती है, वहां कांग्रेस हार जाती है, तो वहां कौन वोट कटवा है भाई? दिल्ली में कौन वोट कटवा है? हमको ये बता दिया जाए। तो ये ना समझी है। मैं आप एक चीज याद कीजिए कि जब सीए एनआरसी का मुद्दा था, बिल की जो बात थी, वहीं असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं जो सदन में बिल को फाड़े, मीडिया ने दिखाया, जामिया के बच्चे रोड पर आए विरोध करने, और जामिया के बच्चों के साथ अत्याचार जो किया गया, दिल्ली पुलिस ने जो लाठी चार्ज की, मैं भी वहीं था, मैं भी उस समय दिल्ली में था, मैं भी न्यूज कवरेज कर रहा था। और उन बच्चों पर अत्याचार हुआ। शाहीन बाग की हमारी माँ, बहनें, बेटियां आंदोलन शुरू की इसी शाहीन बाग से, जहां हम लोग बैठे हैं, जो अबुल फजल इनक्लेव हम लोग जानते हैं। और यहाँ से देश के कई हिस्सों में आंदोलन शुरू हुआ और एक मैसेज दिया गया, जो ये बात हो रही है। तो असदुद्दीन ओवैसी आवाज उठाते हैं, हक की बात करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं, तो बी टीम हो गए, वोट कटवा हो गए, और आप चुप रहते हैं। तेजस्वी यादव के कार्यकाल में आप जान लीजिए, जब नीतीश जी और तेजस्वी जी सत्ता में थे, तो नालंदा में दंगा हुआ था, सैकड़ों बरस पुरानी मदरसे के लाइब्रेरी में आग लगा दी गई थी। तो बिहार में इस बार एक और भी जगह हुआ था। काहे नहीं इंसाफ दिलवा दिए तेजस्वी जी? जो दंगा में शामिल थे उन पर काहे नहीं कठोर कार्रवाई हुई? हमारे यहाँ एक क्षेत्र है बगहा, 50 साल में दंगा नहीं हुआ था, सत्ता में ये बैठे थे, तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री थे, और वहां दंगा हुआ, जिन लोगों का नाम आया, काहे नहीं कार्रवाई हो गई? देखिए, दो चीज है, ये बात शुरू से होती है, लोग भी कहते हैं कि बीजेपी 20% मुसलमानों का नाम लेकर हिंदुओं को डराती है कि मुसलमान ऐसे हैं, अगर आप हमारे साथ नहीं हो गइएगा तो ऐसे हो जाएगा। वही हाल इन राजद जैसी पार्टियों का है कि ये लोग मुसलमानों को डराते हैं कि बीजेपी आ जाएगी तो ये हो जाएगा, बीजेपी आ जाएगी तो हो जाएगा। देखिए, हमारा मालिक एक है, अल्लाह है, इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। जिस दिन मौत तो मुकर्रर है, बरहक है, जहां मेरी मौत है, जिस टाइम में, जिस उम्र में, कोई रोक नहीं सकता है, और जब मेरी मौत नहीं आएगी तो कोई मार नहीं सकता है। किसी से डरने की जरूरत नहीं है, बशर्ते आप इंसाफ और हक की बात करते रहिए, किसी से कोई डरने की जरूरत नहीं है, चाहे कोई भी राजनीतिक इस बार पार्टी। बिहार में जन स्वराज पार्टी का काफ़ी चर्चा है। प्रशांत किशोर हैं, जो उसके मुखिया हैं, वो लगातार जो है बिहार के जो बुनियादी मुद्दे वो उठा रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि इस बार जो बिहार की जनता जन स्वराज के साथ जाएगी? क्योंकि लगातार जो प्रशांत किशोर हैं बहुत ही अच्छी बात कह रहे हैं, रोज़गार का मुद्दा उठा रहे हैं। वो ये भी मुद्दा उठा रहे हैं कि जो बिहार के जो मजदूर हैं, प्रवासी बन करके दूसरे स्टेट में जाते हैं, अपना घर बार छोड़कर दूसरे स्टेट में जाते हैं वहाँ रोज़गार के लिए, तो वो भी दावा कर रहे हैं कि यहाँ रोज़गार बढ़ाएंगे, कंपनियां लाने की कोशिश करेंगे। वो मुद्दे उठा रहे हैं, जो कहीं पर चर्चरी है उसको भी मुक्त करेंगे, यानी जो भी बुनियादी मुद्दे हैं उसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है इस बार जनता मुसलमानों के अधिकार की भी बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है मुसलमान इस बार जन स्वराज के साथ जाएगा? देखिए, मैं प्रशांत किशोर को मैच्योर पॉलिटिशियन नहीं समझता हूँ, और प्रशांत किशोर इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं कि एक छोटा सा मैच्योर नहीं समझ रहे हैं। वो कह रहे हैं कितने सीएम वो बना दिए हैं, वो पॉलिटिशियन मैच्योर नहीं है। आप मेरी बात को समझ, वो दावा करें कितने सीएम उन्होंने बनाए, कितना सीएम बनाए हों, पीएम को बनाने में भूमिका निभाए थे। तो आज देश में जो हालात है उसके लिए जिम्मेदारी लेंगे प्रशांत किशोर। हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा दिए थे, तो आज जिम्मेदारी लेंगे कि मेरे वजह से हो रहा है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मैच्योर पॉलिटिशियन नहीं है। एक मेरा
आता है, ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन गांव में एक कहावत है, बिना पेनी के लोटा, कहीं ढिमला जाए, कहीं चले जाए, वहीं प्रशांत किशोर है। देश के अधिकांश पार्टियों के लिए उन्होंने काम किया। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए 14 में काम किया, भारतीय जनता पार्टी के बाद कांग्रेस के लिए काम किया, अखिलेश सिंह के लिए काम किया, शिवसेना के लिए काम किया, नीतीश जी के लिए काम किया, लालू जी के लिए काम किया, ममता जी के लिए काम किया। तो ये उनका अपना बिजनेस था, व्यवसाय था। आप खुद बढ़िया समझिएगा, दूसरे के लिए काम करना और अपने लिए काम करना, दोनों में काफ़ी फर्क होता है। पहले प्लानिंग करते थे, बनी बनाई हुई व्यवस्था को एक रास्ता देते थे। अब इनको व्यवस्था बनाकर रास्ता भी बनाना है, तो सफल नहीं होंगे। मैं प्रशांत किशोर को पहले भी मैं बताया था, बिहार में उपचुनाव जो हुआ था, तो उपचुनाव में जनसुराज से प्रत्याशी देना इनके अनमैच्योर पॉलिटिशियन, अपरिपक्व राजनेता का पहचान है। समझ रहे हैं ना? और मैंने बोला था कि ये सभी हारेंगे। सुन लीजिए, बहुत एकदम फैक्ट है। बड़े बड़े जानकार मनीष कश्यप जैसे यूट्यूबर को वो मौका दे रहे हैं, वो शामिल हो गए वो जनसुराज में। मनीष कश्यप मतलब क्या? कुछ नहीं। मनीष कश्यप मतलब क्या? मनीष कश्यप मतलब क्या? मैं थोड़ा आता हूँ, फिर मनीष कश्यप पर भी आता हूँ। आपने सवाल किया है, मैं वीडियो लगातार, मेरा ही क्षेत्र के हैं वो? बिल्कुल मेरे क्षेत्र के हैं। मैं खुद मनीष कश्यप का इंटरव्यू किया हूँ, ऐसी बात नहीं कि नहीं किया हूँ। तो अब मनीष कश्यप पर हम आते हैं। मनीष कश्यप मतलब जनसुराज नहीं, मनीष कश्यप मतलब प्रशांत किशोर नहीं। मनीष कश्यप यहाँ किस लिए आए हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। तो जब प्रशांत किशोर बिहार के उपचुनाव में प्रत्याशी दिए थे, उसी से मैं बोल दिया था कि ये हार जाएंगे। और प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी मैंने 2019-20 में की थी, और वही चीज़ हो रहा है उनके साथ। और 25 में उनको कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर यही रफ्तार, यही तैयारी और तरीका रहा थोड़ा, तो 30 में कुछ उन्हें हासिल हो सकता है। अब रही बात मनीष कश्यप की, तो सबसे पहले मैं प्रशांत किशोर और जनसुराज में शामिल जो मुस्लिम नेता हैं, चाहे हिंदू नेता हैं, जो सेकुलर विचारधारा के और भाईचारा की बात करने वाले हैं, वे लोग पहले मनीष कश्यप को बोले कि मनीष कश्यप मुसलमानों से माफ़ी मांगे, तब मैं मानूंगा कि मनीष कश्यप का जो पहले जो कम्युनल वाली बातें हुआ करती थी, मुसलमानों के प्रति उसने जितना अपशब्दों का प्रयोग किया, मुसलमानों पर इतना गलत टिप्पणी किया, मुसलमानों के बारे में उल्टा सीधा वीडियो बनाकर जो दिखाया, इसको कोई मुसलमान माफ़ करेगा जी? कभी नहीं करेगा। पहले जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर और उनके पार्टी के नेता मनीष कश्यप को बोले कि मुसलमानों से माफ़ी मांगे, उसके बाद देखा जाएगा कि मुसलमान जनसुराज के साथ पहले जैसा जुड़ रहे हैं कि नहीं। बहुत मुस्लिम इस्तीफ़ा दे रहे हैं उनके पार्टी से, हमारे पास बराबर कॉल आ रहा है, बुला रहे हैं लोग कि आप आइए, सामूहिक हम लोग इस्तीफ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि मनीष कश्यप का विचारधारा, मनीष कश्यप के बात करने का तरीका और जितना गलत अपशब्दों का इस्तेमाल मुसलमानों के प्रति मनीष कश्यप ने किया है, मुझे नहीं लगता है कि जनसुराज के मुस्लिम मनीष कश्यप को बर्दाश्त करेंगे, या जनसुराज में जो सेकुलर विचारधारा के नेता हैं वो बर्दाश्त करेंगे। अगर जनसुराज में मुसलमान नेता बने रहते हैं, मनीष कश्यप माफ़ी नहीं मांगता है तो ये जनसुराज के मुस्लिम नेता नीतीश जी के पार्टी और भाजपा के जो मुस्लिम नेता हैं, उससे कम खतरनाक ये मुसलमान के लिए जनसुराज के नेता मुसलमान नहीं हैं। लेकिन मनीष कश्यप के भाजपा में शामिल होने से पहले जो मुस्लिम व्यूवर्स है उसके बहुत बड़े फ़ैन थे, मुसलमान उसके फ़ैन थे, कहते हैं मनीष कश्यप बहुत अच्छा काम कर रहा है और जनता से जुड़ी हुई मुद्दों को उठाता है, उसके बहुत फ़ैन थे। आपने देखा होगा जब वो भाजपा में शामिल हुआ तब मुसलमान के अंदर जो है नाराज़गी आई, तो इसका मतलब वो तो अच्छा काम कर रहे थे। देखिए, मनीष कश्यप आज चिल्ला रहे हैं, मैं आज के बात बता रहा हूँ, आप खुद समझिए। आज मोतिहारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्रोग्राम है। कल मनीष कश्यप मोतिहारी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार साथी ने बिहार में शराबबंदी को लेकर एक सवाल पूछा। मनीष कश्यप आसाम घुमाए, मध्य प्रदेश ले गए और राज्य ले गए,
उत्तर प्रदेश में आकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की कि लॉ एंड ऑर्डर कानून की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा है। लेकिन कल ही का न्यूज़ है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस एक महिला और उसके बेटे के ऊपर डंडा चला रही है, खाद के लिए गया है। आज का भी एक न्यूज़ है। तो मनीष कश्यप का भी विचारधारा क्या है वो खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। मनीष कश्यप खुद कंफ्यूज है। मनीष कश्यप खुद बोलने वाले हैं कि प्रशांत किशोर कोई नेता नहीं है, ये तो व्यवसायी हैं। तो अब मनीष कश्यप और प्रशांत किशोर को भी बताना चाहिए कि इन लोगों के बीच में क्या डील हुआ है कि मनीष कश्यप जनसुराज में गए हैं। प्रशांत किशोर से एक पत्रकार साथी ने पूछा मनीष कश्यप के बारे में चुनाव को लेकर विधानसभा, तो प्रशांत किशोर का कहना है कि विधायक से बड़ी ऊंची चीज़ है मनीष कश्यप, बहुत ऊंची चीज़ है। कितनी बड़ी ऊंची चीज़ है प्रशांत जी बताइए? गोडसे और गांधी के विचारधारा में कितना फर्क है? प्रशांत किशोर जी का स्टेटमेंट है नीतीश जी के ऊपर कि गांधी और गोडसे का विचारधारा एक साथ नहीं चल सकता है। इन्होंने 2019 या 20 में बात पंचायत की शुरू करके पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। उसी वक्त इस शब्द इन वाक्यों का इस्तेमाल किया था प्रशांत किशोर ने नीतीश जी के बारे में कि गांधी और गोडसे का विचारधारा एक साथ नहीं चल सकता है। तो मनीष कश्यप का क्या विचारधारा है? मनीष कश्यप का पुराना वीडियो उठाकर देखिए, उसका तौर तरीका क्या देखिए, तब जाके प्रशांत किशोर को समझ में आएगा। मैं फिर कहूंगा कि अगर नहीं पता है उनके बारे में, बिल्कुल मनीष कश्यप के बारे में नहीं पता है। अरे प्रशांत किशोर को लग रहा है कि कहीं जाते हैं, खूब बोलते हैं उल्टा सीधा, इनका बहुत सारा पेज है, खूब फॉलोअर है। तो पेज और फॉलोअर से नहीं होता है। मैं किसी का नाम लूंगा तो लोग बुरा मान जाएंगे कि उसका नाम करते होंगे। वही चीज कह रहे हैं ना, ये खेल प्रशांत जी समझ रहे हैं कि जो दूसरी पार्टियों के लिए खेला करता था बनी बनाई सिस्टम में, वो सोच रहा है कि अपने लिए कर लेंगे तो नहीं होगा। मैं फिर कहूँगा कि प्रशांत किशोर अनमैच्योर पॉलिटिशियन है, मैच्योर पॉलिटिशियन वो नहीं है। और जन सुराज के मुस्लिम नेताओं से कहूँगा, मैं तो अभियान चला ही रहा हूँ कि अगर मनीष कश्यप मुसलमानों के प्रति जो भी टिप्पा टिप्पणी गलत तरीके से किया है, अब शब्दों का प्रयोग किया, अगर मनीष कश्यप माफ़ी नहीं मांगता है और जन सुराज में मुस्लिम नेता बने रहते हैं तो ठीक उसी प्रकार से माना जाएगा जैसे जेडीयू के मुस्लिम नेता वक्फ बोर्ड के मामले पर ची चाचू कुछ नहीं बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो तुम मुसलमान हो भाई, अरे मरना है तो कब्र में जाना है, हशर के मैदान में जवाब देना है। तुम्हारे कब्र की पहली रात कैसे गुजरेगी, इस पर भी तो ध्यान देना चाहिए। आप तो बिहार में पत्रकारिता करते हैं, बिहार की समस्या को उठाते रहते हैं, तो क्या लग रहा है इस बिहार की सबसे बड़ी समस्या क्या है? किसी भी पार्टी को, चाहे एनडीए हो, चाहे महागठबंधन हो, जन स्वराज हो, एमआईएम हो, किस मुद्दे पे काम करना चाहिए कि जो बिहार की जनता के लिए फ़ायदा हो? देखिए, बिहार जो है देश के कुछ ऐसे राज्य हैं जिससे बहुत पीछे है बिहार। 10 साल, 15 साल, 20 साल पीछे है। रैंकिंग में भी बिहार का रैंक बहुत अच्छा नहीं है। तो अगर ये नेता, राजनीतिक पार्टी के नेता अगर चाहते हैं कि बिहार का विकास हो, तो जैसे नीतीश जी का पहला जो कार्यकाल था, वाकई में उसकी मैं तारीफ़ करता हूँ। उस समय नीतीश जी का मैं खुद फ़ैन था। कोई भी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो उसके नए टेक्नोलॉजी के साथ नए तरीके से बिहार के तरक्की के लिए काम करना होगा। चाहे एमएनसी लाने की बात हो, बड़ी बड़ी कंपनियों लाने की बात हो, उद्योग लगाने की बात हो, और सबसे बड़ी बात है कि क्राइम पर कंट्रोल करने के लिए कोई ठोस तरीका अपनाना होगा। तब जाके बाहर के बिजनेसमैन बिहार में इन्वेस्ट करेंगे। अगर जब तक ये नहीं होगा तब तक के बिहार के व्यवस्था में बहुत ज़्यादा सुधार नहीं होगा। रोड बनना, स्वास्थ्य व्यवस्था में थोड़ा सुधार होना, शिक्षा व्यवस्था में थोड़ा सुधार होना, ये बेसिक नीड है। ये हर राज्य में होता है और होता रहेगा। सिर्फ इससे बिहार का डेवलपमेंट की जो रफ्तार की बात है, इससे नहीं बढ़ेगा। आप सीधा सोच लीजिए ना, यूपी से सटा हुआ बिहार है, बिहार से कई गुना आगे यूपी है। कारण क्या है? इसकी कारण की तलाश करनी पड़ेगी। हमारे यहाँ बिहार में क्या कारण ये भी हो सकता है कि वो राजधानी से करीब है, सटा हुआ है। कौन सा? दिल्ली।
यूपी नहीं, यूपी राजधानी से सटा हुआ है, लेकिन दिल्ली से लगभग 500 किलोमीटर दूर है ये आपका लखनऊ, यूपी का राजधानी। और पटना लखनऊ से लगभग 500 किलोमीटर दूर है। तो 500 किलोमीटर में विकास की रफ्तार में ऐसी कौन कौन सी बाधाएं आ गई, उन बाधाओं को तलाशना होगा ना वहाँ विकास की रफ्तार लाने के लिए। तो 500 किलोमीटर का रेंज 15 साल पीछे नहीं ना चले जाएंगे दूसरे राज्य के बनिस्पत। तो इन नेताओं को सत्ता में बैठे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं बुलडोजर बाबा जिन्हें कहते हैं योगी आदित्यनाथ, वो काफी काम कर रहे हैं क्राइम पे जो है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। यूपी में लोग कहता है कि क्राइम पर कंट्रोल है, मुझे नहीं लगता है कि पूर्ण तरीके से कंट्रोल है, कुछ कंट्रोल है। आप बुलडोजर का डर दिखाकर लोगों को डरा रहे हैं, ये भी सही नहीं है। कोर्ट ने कितनी बार बुलडोजर को लेकर बात किया है, ये भाजपा के नेता और योगी आदित्यनाथ को इस पर अमल करनी चाहिए। आप खुद समझिए, जो जिस बुलडोजर की बात हो रही है, कल ही का तस्वीर है, मैं अभी दिखा दूंगा, आप देखिए इसमें कि एक महिला जा रही है खाद के लिए अपने बच्चों के साथ, तो ये पुलिस क्या कर रही है। इसी पर मैंने मनीष कश्यप को भी लपेटा था कि भैया आप जिस कानून की व्यवस्था की बात कर रहे हैं ना, उस कानून व्यवस्था के आप तरीके को देख लीजिए कि क्या है। मैं उनको अभी दिखा देता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी बातें हैं। तो हाँ, ये है कि योगी आदित्यनाथ जी ने कुछ कठिन स्टेप लिए, कुछ ऐसे नियम लेकर आए जिससे जो क्रिमिनल थे उन क्रिमिनलों में डर का माहौल पैदा हुआ, और डर का माहौल पैदा हुआ तो क्राइम पर लगाम लगा है, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है। अभी मैं एक बात करूंगा, आप सुने होंगे कि कांवाड़ियों पर भी एफआईआर हो रहा है। तो रास्ते में कांवाड़िए जो चल रहे हैं कांवड़ यात्रा लेकर, तो कहीं गलत कर रहे हैं तभी तो हो रहा है ना भाई। आप एक बात आती है, देखिए, राजा वही होता है जो प्रजा के लिए समान रूप से काम करे और इंसाफ करे। तो योगी आदित्यनाथ जी समान रूप से मान लिया जाए कि काम करते हैं, लेकिन इंसाफ तो नहीं कर पाते हैं। अगर ईद बकरीद की नमाज हो, उस दिन बाहर से लोग घर आते हैं, कोई विदेश है तो आता है, कोई कहीं है तो आ जाता है। तो गाँवों में संख्या बढ़ जाती है, शहरों में। तो 5 से 10 मिनट के लिए अगर कोई रोड पर नमाज पढ़ता है तो उसके ऊपर कितनी सख्ती से ये लोग लाठी डंडे भी चलते हैं और मारते भी हैं, कंट्रोल करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप वहीं देखिए कि हमारे सनातन धर्म के मानने वाले हिंदू भाई हैं, उनके इस यात्रा का मैं सम्मान करता हूं और स्वागत भी करता हूं। कांवड़ यात्रा जब लेके निकल रहे हैं तो एक साइड से रोड बंद कर दिया जा रहा है, और कितने दिनों तक स्कूल भी बंद हो जा रही है, स्कूल भी बंद हो जा रही है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि योगी जी समान रूप से इंसाफ कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, सरकार की योजना है सबके लिए, मुस्लिम भी टैक्स भरते हैं, हिंदू भी भरते हैं, तो योजना आती है तो सबके लिए लाभ है। महंगाई है तो सबके लिए है। ऐसा थोड़ी है कि अगर मैं 900 रुपये गैस सिलेंडर उठा रहा हूँ तो हमारे हिंदू भाई को 500 मिल रहा है, 100 रुपये में पेट्रोल भरा रहा हूँ तो हमारे हिंदू भाई को 50 रुपये मिल रहा है। ऐसा नहीं है। जो योजना है समान रूप से लाभ है। राजा का मतलब होता है कि प्रजा के प्रति समान रूप से इंसाफ करना। जो गलती कर रहा है, चाहे किसी भी जाति धर्म समुदाय से हो, उसको दंडित कीजिए, लेकिन जो गलती कर रहा है उस एक के गलती के आड़ में दूसरे को डराइए और धमकाइए नहीं, और जो गलती नहीं कर रहा है उसको दंडित बिल्कुल मत कीजिए। तो आपने देखा कि दिलशाद अहमद जो बिहार के हैं, बिहार के पूर्वी पश्चिमी चंपारण से बिलोंग करते हैं, और ईटीवी इंडिया न्यूज़ के नाम से उनका एक अपना प्लेटफॉर्म है जहां जनता से जुड़े मुद्दे उठाते हैं। बिहार के ऊपर आपने चर्चा सुना, बिहार को लेकर जिस तरह से जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं अपने अपना दावा कर रहे हैं, लेकिन क्या किस मुद्दे पे चुनाव होना चाहिए, क्या वाकई में वो मुद्दे पे चर्चा हो रही है या नहीं हो रही है, इन सभी मुद्दों पर आपकी क्या राय है? हाँ, ये यूपी के कानून व्यवस्था पर हम आपको दिखा दें, मैं अभी दिखाता हूँ, आप देख लीजिए। जो मनीष कश्यप की जो बात थी कि
भाई क्या हो रहा है मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। एक बोरी ये आ जाए पहले, हाँ ये तो हाँ आएगा, ये आएगा, लोगों को जानना चाहिए, मैसेज जाना चाहिए। ये देख रहे हैं तस्वीर आप, ये तस्वीर आप देखिए खुद, ये तस्वीर देखिए, एक महिला है, ये पुलिस है, डंडा उठाई हुई है और खाद के लिए ले गए हुए हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना, उनको चाहिए कि अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदारी से देश के लिए अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। अब महिला अपने बच्चे के साथ जाती है खाद के लिए, ठीक है, अगर महिला मान लीजिए लाइन से अलग हो गई होगी या फिर महिला कुछ बोल दी होगी या कुछ ऐसा हो गया होगा, इसका मतलब यह नहीं है कि पुरुष पुलिस वाला महिला के ऊपर डंडा उठा। तो लॉ एंड ऑर्डर सबके लिए समान है, जो गलती करे उसे कानून के अनुसार दंडित करे और जो नहीं करे उसे परेशान भी नहीं करे। कानून में कहा गया है कि बेवजह, माने कानून की हम बात करें तो बेवजह किसी को डराना, सताना, धमकाना यह भी सही नहीं है। मैं जाते जाते आपके चैनल के माध्यम से एक लास्ट बात कहूँगा कि अगर हम लॉ के अनुसार बात करें तो इंसाफ का पहला मंदिर का जो सीढ़ी है वो थाना है। अगर वहाँ गड़बड़ हो गया तो आप भटकते रह जाइएगा। इसलिए जहाँ चूँकि वहाँ आपकी FIR दर्ज होती है, वहाँ आपकी तहरीर लिखी जाती है, फिर जांच होता है। अगर जांच में कुछ गलत हो गया, जांच सही नहीं हुआ तो आदमी कितना परेशान होता है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि देश के प्रति जो जहाँ लगे हैं वो अपने जिम्मेदारी को ईमानदारी पूर्वक निभाएं। शाहनवाज भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने प्लेटफॉर्म पर मुझे मौका दिया इसके लिए। तो अभी आपने देखा कि बिहार से जुड़े मुद्दों को लेकर के दिलशाद अहमद जो बिहार के पश्चिमी चंपारण से बिलोंग करते हैं वो चर्चा कर रहे थे। इन सभी मुद्दों पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट के जरिए ज़रूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर न्यूज़ आप तक को आपने अब तक फॉलो नहीं किया है तो फॉलो करें, यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।